और बिग फाइट लाइव में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी और माकपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह जी इस चर्चा में शामिल हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव KL जैन साहब और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप भरतिया जी भी इस बातचीत में मौजूद हैं। जीत का जश्न नहीं मनाया, हम लोगों ने अपना काम शुरू किया है। हमारी ये पहली मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हमारे MPs को कि किस तरीके से उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको राजस्थान की ओर से क्या क्या मदद मिलेगी। दैट्स ऑल। अभी तो हमने काम चालू किया है। बिग फाइट में इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी राजस्थान की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? अब राजस्थान की उम्मीदों की बारी है। आप अपनी राय इस प्रोग्राम के दौरान firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वसुंधरा राजे का कहना था काम शुरू हुआ है, अब देखते जाइएगा, हर काम होता जाएगा। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं जी। आपकी पार्टी कह रही है 5 महीने के दौरान कुछ नहीं हुआ, वसुंधरा जी कह रही हैं अभी शुरुआत है, आप देखते रहिए। क्या लगता है आपको? सच्चाई तो ये है कि काम हुआ नहीं 5 महीने के अंदर। जनता को बहुत अपेक्षा थी, अपेक्षा है। पहले राजस्थान की सरकार से थी और अब देश में नई सरकार बन रही है। जब नई सरकार बनती है तो नई उम्मीदें आती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अभूतपूर्व जनमत, जनता का समर्थन मांगा था, जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। कोई भी काम जो कि अभूतपूर्व नहीं होगा, जनता उसको स्वीकार करेगी नहीं। आपको खाली गुड रिजल्ट लाने से फ़ायदा होगा नहीं। लोग अब उम्मीद करते हैं कि एक पार्टी को बहुमत मिला है, उसके हाथ के अंदर पूरी सत्ता है, पूरा समर्थन है। राजस्थान की जो भी बातें पिछली सरकार पूरी नहीं कर पाई, जो अच्छी बातें यूपी सरकार ने शुरू करी थी, राजस्थान सरकार ने शुरू करी थी, उनको समर्थन मिले। राजस्थान के लिए हमेशा कहा जाता है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा इतने समय से, हमारी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात करी जाती है, वो मिले। उसके साथ साथ पावर सेक्टर के अंदर जो इतना कुछ काम करने के लिए है, खासतौर से सोलर एनर्जी के क्षेत्र के अंदर, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो राजस्थान की जो विशेषता हो सकती है, राजस्थान का जो वास्तव में बल है, चाहे वो हमारा एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे डेवलप हो रहा है, उसको कैसे बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएं, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बहुत बड़ी योजना। फ्रेट कॉरिडोर का भी मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दों की फहरिस्त है। ये फहरिस्त हमारे सामने है जिसका जिक्र अभी वसुंधरा राजे कर रही थी, बता रही थी कि सांसदों को इसे सौंपा जाएगा और फिर काम की बात की जाएगी। अनूप जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक कारोबारी के लिहाज से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कर पाएंगे मोदी इस बार? राजस्थान में आप कारोबार जमा रहे हैं। देखिए, आशा बहुत है और बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, और सबसे अच्छी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई है। और जब भी एक इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो डेवलपमेंट होता है। तो एक अच्छे मैंडेट से आशा सबको है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप होगी, और जितनी भी हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, राजस्थान की कुछ अलग हैं, महाराष्ट्र की अलग हैं, गुजरात की अलग हैं, लेकिन जब कंट्री की इकोनॉमी बूम करती है तो इकोनॉमी अच्छे होने से सब समस्याओं का हल निकल आता है। और इस दौरान में देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में लोगों को जो आशा है, ग्लोबल मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क पड़ा है। और आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। कभी भी कोई चेंज होता है, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी हो, बीजेपी से कांग्रेस हो, नई आशा का संचार होता है। और उस संचार में हमेशा एक नए प्रयोग की लोग, इन्वेस्टर्स हों, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हों, वो सब सोचते हैं कि कुछ नया होगा, और उस नए की आशा में एक स्ट्रॉन्ग। आपकी निजी उम्मीदें क्या है नरेंद्र मोदी से? देखिए, सबसे पहले देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अभी हम जिस रेसेशन से बाहर आ रहे हैं, उस रेसेशन में बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो बीच में बिल्कुल रुक गए थे, और हमारे रुपये की जो डिवेल्यूएशन हो रही थी, उस पर एक ब्रेक लगा है, और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बात कही है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनेगा तो हमारी इकोनॉमी पे बूम आएगा, और उस इकोनॉमी का असर हर प्रदेश में होगा।
जयपुर में भी, राजस्थान में भी एज सच बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लंबित हैं बिकॉज ऑफ फंड शॉर्टेजेस। बैंक्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है बिकॉज बैंक खुद अपनी इकोनॉमी से जूझ रहे हैं। तो जब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राजस्थान में भी फंड इनफ्लो होगा, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। जैसे आपने कहा, एक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कल्पना की गई है। उस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब कंट्री में पैसा लगाने के लिए होगा। अभी पैसे का मूवमेंट रुक सा गया था। जैसे ये मूवमेंट शुरू होगा तो आप देखेंगे ओवरऑल डेवलप, उसका एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ेगा, उसका सोशल स्कीम्स पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि जब तक मूल मुद्दा है पैसे का, कि मार्केट में पैसे का रोटेशन बढ़ता जाए और उसके बाद फिर इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो उस लेवल तक वो पहुंचे। रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की। इकोनॉमी एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो स्ट्रांग होगी तो सारी स्कीम्स चल पड़ेंगी। जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। निश्चित तौर पर राजस्थान को, और राजस्थान ने रिजल्ट्स के हिसाब से मिशन 25 मोदी जी का सपोर्ट में दिया है। निसंदेह आशाएं हैं और राजस्थान का जो अपना प्राकृतिक संसाधन है उनको अधिक दोहन की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर है, पर्यटन है जो इको फ्रेंडली भी है, इस क्षेत्र में बढ़ावे की काफ़ी आशा है। उसी प्रकार बहुत सी कुछ स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार से राजस्थान को, अभी वायु रेड्डी साहब के फाइनेंस कमीशन आया था, उसमें भी इस बात की तायद की गई है कि राजस्थान को एक जैसा एक स्पेशल स्टेट जिसे कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है। बिल्कुल, रघुराम राजन भी इस की सिफारिश कर चुके हैं। पहले जब वो गवर्नर बने रिजर्व बैंक के, उससे पहले एक रिपोर्ट दी थी, उसमें 10 पिछड़े राज्यों का जिक्र किया, राजस्थान उस फहरिस्त में था। यही नहीं बल्कि जो एक इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है जिसने की रिपोर्ट राजस्थान में बनाई थी, उसने खुद ने कहा था कि राजस्थान को 35,000 करोड़ रुपए के आसपास सन 15 तक आवश्यकता होगी, और भाग्य से वो भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे जी। और इसके अलावा भी जैसे हमारी अभी निकल रहा है हमारा ऑयल में जो कंपनी स्वयं कहती है कि मैं 3.25 लाख बैरल करीब रोजाना निकाल सकती हूँ, लेकिन केंद्र सरकार से परमिशन उसको नहीं मिल पा रही है। अगर वो मिलती है तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है, हम सरप्लस जोन में आते हैं, और उसके कारण से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैक्सेशन को लेकर के, उस नीति के सुधार करने में बहुत बड़ी मदद मिलने की संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात मैं खास करके विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं 40% के आसपास राजस्थान से वो गुजरता है और उसका रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप को किसी कारण से पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कांग्रेस की सरकार यहाँ भी थी, कांग्रेस की सरकार वहाँ भी थी, लेकिन प्रभाव कितना पड़ता है उसके ऊपर बड़ा मुनस्सर करता है। आप कितना प्रभाव केंद्र के ऊपर डाल सकते हैं, कितना आपका सामंजस्य केंद्र सरकार से बिठा सकते हैं, फंड्स का अलोकेशन निश्चित तौर पर उसी आधार के ऊपर होता है। और जो हमारे खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे अनूप जी अभी बता रहे थे, वसुंधरा जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा मुझे 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना। वो रोजगार तभी संभव हो सकता है जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े। आपने कंटिन्यूसली देखा होगा कि हम 8%, 8.5% की जीडीपी से चले थे, वो गिरते गिरते 4.5 के आसपास आ गए। बिल्कुल ज्योति जी, ये बातें बेहतर समझ पा रही होंगी, आप खुद अर्थशास्त्री हैं। अब पार्टी को क्या रास्ता दिखाएंगे इस चीज को लेकर? जैसे ही वसुंधरा जी दिल्ली से आती हैं, फिर दिल्ली तक कड़ी कैसे जोड़ेंगे विकास की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें दो हैं। अगर कल आपने नरेंद्र भाई मोदी का इंट्रोडक्टरी स्पीच अगर सुना तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी तरफ मैं इंगित करना चाहूँगी। पहली बात जो उन्होंने कही, आशा यानी इकोनॉमिक्स ऑफ होप, ये देने की कोशिश पिछले 10 सालों में, मैं बार बार इस बात को इंगित करके कहती हूँ कि इकोनॉमी में जो एक होप, आशा, उम्मीद, इसका सेंटिमेंट है, ये बेहद ज़रूरी है। अभी अनूप जी ने भी ये बात कही। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि ये महिलाओं और गरीबों को समर्पित सरकार होगी, उनको समर्पित सरकार होगी, वंचित को समर्पित सरकार होगी। पिछले अंत्योदय से लेकर के अंत्योदय के नए प्रारूप तक हमेशा ये बहस होती रही कि बॉटम अप अप्रोच या ट्रिकल डाउन अप्रोच। मुझे लगता है बहस ही अर्थहीन है। पूरा का पूरा एजेंडा जो विकास का है वो उसकी प्रायोरिटीज सही सेट हुई ही नहीं। अब क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत लंबी डिबेट का विषय है। आप भी लंबित मुद्दे हाथ में लेके बैठे हैं, ये कि निलंबित मुद्दे आए कहाँ से? गलत तरीके से
पूरी की पूरी प्रायोरिटीज का समायोजन, उनके लिए पॉलिटिकल विल का अभाव। और एक मैं और बात कहूंगी, ठीक है, अभी उतना लंबा मत जाइए। आप ये बता दीजिए कि राजस्थान के नहीं, लिहाज उतना से लंबा बिल्कुल उतना लंबा जाने की जरूरत इसलिए कि हिस्ट्री बहुत लंबी है। आप स्वयं लंबित मुद्दे लेके बैठे हैं। जो लंबित मुद्दे हैं उनके पीछे मैं आऊंगा, बारी-बारी सब पर कितना लंबा इतिहास रहा। अभी दो बातें महत्वपूर्ण आई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, रोजगार से। जो जॉबलेस ग्रोथ की बात है, उस ग्रोथ की बात को भी कांग्रेस किसी तरीके से पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज और कंस्ट्रेंट्स थे, थोड़ी आर्थिक भाषा का मैं प्रयोग करूंगी, लेकिन उन रिजिडिटीज पे कांग्रेस ने काम नहीं किया, क्योंकि कहीं पर भी पूरे के पूरे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप तो अपना बताइए कि आप कैसे कर पाएंगे। कांग्रेस को छोड़ तो देश नहीं दिया है, मैं जरूर छोड़ने की बात करूंगी, लेकिन तब भी ये बात जरूरी है कि जो डेफिसिट्स रह गए, 3 डेफिसिट्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट्स, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी एक आशा का संचार कि लंबित प्रोजेक्ट्स पर काम करने से कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, करप्शन फ्री इकोनॉमी देने की बात। दूसरी बात है कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये जो एक इन्फ्लेशन और ग्रोथ के चक्रव्यूह में भारत उलझ गया है, उसमें से बाहर होना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो राजस्थान के संदर्भ में बेहद जरूरी है, संघ और राज्य की फाइनेंशियल शक्तियों को, फाइनेंशियल ताकतों को और फाइनेंशियल सिनर्जीज को जोड़ना, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और फिर से संघ राज्य दृष्टि से जो एक परिषद बनाने की बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण मैं भंवर बात सिंह है। जी के पास जाऊं उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं उदयपुर से, डॉक्टर राजेंद्र जी। बताइए राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? राजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हम फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे। कॉलर लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे और हर एक मुद्दे पर बात जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ भाजपा सरकार अभी सेंटर में आई है तो मोदी से अपेक्षा है वो विशेष दर्जा दिलाएंगे राजस्थान को। राजस्थान का विकास अगर करना चाहते हैं तो रिफाइनरी अहम भूमिका निभा सकती है। राजस्थान में रिफाइनरी से अनेक बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। राजस्थान पेयजल जल की उपलब्धता बहुत कम है राजस्थान के अंदर, और आज भाजपा सरकार बनी है। हमें विश्वास है कि मोदी सरकार राजस्थान को विकसित करने के लिए जल की उच्च प्रबंधन कर सकेगा। वो राजस्थान में गुजरात जैसा बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का भी विकास जोरों पर करेगी, और आने वाले दिनों में राजस्थान भी गुजरात जैसे विकसित राज्यों में उभर कर सामने आएगा। जहाँ जैसे पीने के पानी का मामला था, जहाँ वसुंधरा जी पहले वाले कार्यकाल में नागौर तक पानी ले गई, उसके 1 इंच आगे नहीं खिसका 5 साल के। ये इस बात को द्योतक है कि जिले की जब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है और उसको ही यदि पूर्ण नहीं करवा सकी या उसमें कुछ आगे प्रगति नहीं करवा सकी, तो आप बताइएगा क्या इसको सफल या असफल माना जाए? महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलने की मांग तो मैं करती रहती हूँ, आगे भी करूँगी। अब वो क्या प्राथमिकता रहेगी? सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, और सैनिक बाहुल्य ज़िला है, इसके बावजूद वहाँ सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक अस्पताल नहीं। दौसा की जो मुख्य समस्या है पानी की, पीने के पानी की, दौसा में 60 साल की आज़ादी के बाद भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरी प्राथमिकता वो भी रहेगी। बाकी शिक्षा में, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, वो तो समस्या है। अब उम्मीदें राजस्थान की, क्या नरेंद्र मोदी राजस्थान की उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है। आप अपनी राय फेसबुक, ट्विटर के साथ साथ firstindianews.com पर लॉगिन करके बता सकते हैं। आज के सवाल से पहले राजस्थान के नए सांसद जो चुने गए दिल्ली पहुंचे थे, उनसे बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विजय त्रिवेदी ने। उनका कहना था समस्याओं को लेकर बात थी विशेष दर्जे की। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा लोग बोल रहे थे, इस पर बात करें उससे पहले भंवर सिंह जी का मैं रुख करूंगा। भंवर सिंह जी, इतनी सारी बातें आपने सुनी, कितनी उम्मीदें हैं? पहले सरकार ने क्या किया, अब सरकार क्या करने जा रही है, मोदी का क्या विजन है, आपको क्या लगता है? देखिए कि
अभी जो एक सरकार आई है, हल्ला खूब है कि साहब बहुमत की सरकार आ गई है, उसको काफ़ी सीटें मिली है, लेकिन आप देखेंगे कि देश के 69% लोग ने तो मोदी को पसंद नहीं किया। 31% की सबसे अल्पमत की सरकार ये देश में बनी, 31% वोट इसको मिला है। तो ये सरकार, पहली बात तो जनता की सरकार हो नहीं सकती। मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि 69% लोग जिसके खिलाफ हों, वो कैसे जनता की सरकार, जिसको 51% वोट ही ना मिले, वो कैसे जनता की सरकार। अब जहाँ तक उम्मीद का सवाल है, राजस्थान मांग रहा है दिल्ली से, दिल्ली मांग रही है अंतर्राष्ट्रीय से, सब एक दूसरे से मांगने में लगे हैं दुनिया में। ये कह रहे हैं साहब बाहर के लोग आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। देश की जीडीपी बढ़ेगी कैसे जब आम आदमी की परचेजिंग पावर नहीं है देश में? आम आदमी दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। आज आप देखिए परमानेंट नौकरी में ठेकेदारी प्रथा, एसएमएस में चलाने वाले अधिकतर लोग आज जो है वो संविदा के कर्मचारी, क्या वेतन मिलता है? 4,000 रुपये। क्या खरीदेगा वो? क्या देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दे सकता है वो? आज सड़कों पर नालियां जो साफ कर रहे थे, मैं देख रहा मेरे ऑफिस के पास में, क्या मिल रहा? 100 रुपये रोज नहीं दे रहे उनको, और वो नाली में घुस रहा मरने के लिए, बेचारे को रोजगार नहीं है। वो लोग क्या देश की आप देख रहे हैं कि साहब इकोनॉमी बढ़ा देंगे, कहाँ से ले आएंगे नरेंद्र मोदी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या देश में, जब देश की आर्थिक नीतियाँ बनती केवल 20% लोगों के लिए, 80% लोगों को उनसे कोई जोड़ा नहीं जाता है। उनकी कोई भी जो है सरकार जन कल्याण के लिए उनके काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। 65-67 साल की आज़ादी में हम और क्या दे रहे हैं? पानी नहीं दे पा रहे, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जयपुर में हालत ये है कि वसुंधरा जी की सरकार आके चली गई, गहलोत जी की चली जा रही है, फिर वसुंधरा जी की आ गई 6 महीने से। पीने का पानी मेरी खुद की कॉलोनी में प्राइवेट लोगों से लेते हैं 500-500 रुपए में। क्या विकास की बात कर रहे हैं लोग? पागल बना रहे हैं लोगों को बैठ के, देश को पागल बना रहे हैं एक तरह से। हम विकास विकास विकास, लोगों ने देखे नहीं वो दूर के डूंगर सुहाने हैं। किसने कहा कि गुजरात देखा हिंदुस्तान का? क्या गुजरात की स्थिति, गरीबों की हालत क्या है गुजरात में? 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है गुजरात में मजदूर वर्ग को, और तनख्वाह मिलती है 6,000 रुपए। सबसे सस्ता बिहारी मजदूर गुजराती के अंदर जाके काम कर रहा है, एमपी का मजदूर कर रहा है, यूपी का मजदूर कर रहा है, जो उनके नेता भी बोल रहे हो कि पूरे देश में हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूर ने हमारी सरकार बना दी है। जो हालत वहाँ मजदूरों का शोषण है लेबर डिपार्टमेंट में आई नहीं। आज विकास किसका? पूंजीपति कह रहे हैं हमारा विकास होगा, लेकिन जब तक जनता के पास कुछ खरीदने का सामान ही नहीं होगा तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से बढ़ जाएगी? इस पर ज्योति जी से कुछ भी सुने उससे पहले कॉलर हमारे साथ उदयपुर से डॉक्टर राजेंद्र जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जरा सुनते हैं। बताइए राजेंद्र जी। देखिए सर जी, राजस्थानी जो यहाँ की संस्कृति की भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए लंबा संघर्ष चल रहा था और चला है। राजस्थान की विधानसभा ने 25 अगस्त 2003 को सर्वसम्मति से एक संकल्प प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा, जिसको 10 साल पूरे हो गए थे। और बीच में जो 10 साल आए वो इतनी ढुलमुल रवैया था। यूपीए फर्स्ट के समय आश्वस्त कर दिया गया था लोकसभा के अंदर राजस्थान के सांसदों के सवालों के जवाब में, और जायसवाल जब गृह राज्य मंत्री थे उन्होंने देश में 8-10 जगह इस बात को बताया, कहा कि भाई हम बजट सत्र 2007 में विधेयक ला रहे हैं और केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, और ये सब कुछ किया जी। और वो संसद के अंदर और संसद के बाहर भी झूठ बोलते रहे और राजस्थान के लोगों के भावनात्मक शोषण करते रहे। अब आप देखिए कि राजस्थान के लोगों ने 25 की 25 सीटें दी है, 163 सीटें दी है, तो अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि राजस्थान की सबसे लंबित इश्यू जो है, राजस्थान की अस्मिता का सवाल है, राजस्थानी भाषा की मान्यता का सवाल। आज गुजरात का व्यक्ति गुजराती के अंदर ही प्रकट होता है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, जो राजेंद्र जी ये जिक्र कर रहे हैं राजस्थानी भाषा का, एक बड़ा मुद्दा है, लंबित है, लंबे समय से 8वीं अनुसूची में मांग की जाती रही। कुछ काम हुआ राजीव जी की सरकार के दौरान, लेकिन क्या आपकी सरकार अंजाम तक पहुंचा पाएगी? देखिए, 2 बातें में सबसे पहले तो जो भाई जो सीपीएम के आपके प्रतिनिधि हैं उन्होंने जिस प्रकार के सिनिसिज्म की बात की, देश में वास्तव में उस प्रकार का सिनिसिज्म होने का कारण है। कांग्रेस की जिस प्रकार की नीति रही उससे ये सिनिसिज्म जन्म निकला है, और मुझे लगा है कि हम एक बड़े फोरम पे आज बात करें तो ये बात ज़रूरी है कहना। ये बात निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टेक ऑफ करने की कोशिश की अपने घोषणा पत्र, राजस्थान के जो घोषणा पत्र है उसकी सदस्यता में समिति की, इसलिए कुछ अधिकार के साथ कह सकती हूँ, और बीजेपी इकोनॉमिक फोरम नेशनल की भी सदस्य कुछ अधिकार से कह सकती हूँ कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है जिसमें अर्थव्यवस्था एक उड़ान लेने की स्थिति में आए, उस तक आने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सोशल कैपिटल की कोशिशें, वो उसको हम प्रतिबद्ध हैं। ये मैं पहले ही बात में स्पष्ट करना चाहूँगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनसे मैं ये भी सवाल करना चाहूँगी, इन्होंने काफ़ी मुझे विकास के इंडिकेटर्स की बात कही, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर। बंगाल और केरल में शासन था साहब आपका,
काफ़ी समय रहा, लंबे समय रहा। वहाँ के इंडिकेटर्स को आपने देखा भाला? मुझे लगता है एक बार नहीं भालना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, आप बात कहते हैं, मैंने धीरज से सुनी। आप उतना धीरज कम से कम रखिए। ठीक। तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट है कि केवल एक कॉइन की तरह हम इस्तेमाल न करें। डेवलपमेंट बहुत जिम्मेदारी से कहा जाने वाला शब्द है। देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इतना सा जवाब दे दीजिए कि जो पैसे की बात है, जो रोटेशन की बात है मार्केट में, वो कैसे होगा मोदी सरकार? इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केट्स, ये मैं आपको कह दूं। इकोनॉमी का सेंटिमेंट जरूर मार्केट बताती है, लेकिन अर्थव्यवस्था देश के नागरिकों के लिए है। उसके सभी के सभी स्तर, चाहे वो नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, हर अर्थव्यवस्था का ये धर्म है कि वो जन कल्याणकारी। चलिए राजस्थानी भाषा पे भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, किशन सिंह जी, बताइए। हाँ जी सर। जी बताइए किशन जी, क्या सवाल है आपका? क्या करें? लगता है टीवी के वॉल्यूम में मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई किशन जी तक। लेकिन एक सवाल था, राजेंद्र बारेट जी थे उदयपुर से, उनका कहना था लंबे समय तक उन लोगों ने संघर्ष किया, मुद्दा संसद तक पहुंच गया, काफ़ी हद तक उनको आश्वासन मिला। गहलोत सरकार और यूपीए सरकार के दौरान वो काम अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो बड़ा मुद्दा है राजस्थान कह चुके हैं ये बात। लगातार जितनी भी स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से अलिखित तरीके से हमने जनता से संवाद किया है, निश्चित तौर पे राजस्थान की अस्मिता से जुड़े किसी भी सवाल को हमारा नमन है और उसको हम पूरी प्रतिबद्धता से लेंगे। आपकी प्राथमिकताओं है? प्राथमिकताओं में जनता से जुड़ी वो हर चीज है जो जनता चाहती। एक ही प्राथमिकता है, जनाकांक्षा। जी, किशन सिंह जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं किशन सिंह जी क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। सवाल बताएं आपका। सर मेरा, हेलो जी आवाज आ रही है। मेरा ये सवाल था, जो अभी केंद्र और राजस्थान दोनों में सर बीजेपी की सरकार है जी, तो सर ये अभी युवाओं को कितना रोजगार, कितने ज्यादा जो मोदी जी कह रहे थे कि अभी युवा है पूरा देश में, तो सर कितने से ज्यादा रोजगार दे पाएंगे ये? जी बिल्कुल ज्योति जी, एक बड़ा सवाल है। हर साल बेरोजगार युवाओं की जो फहरिस्त है लंबी होती जाती है। हर साल करीब 70 लाख के आसपास भारत में युवा हैं जो बेरोजगार होते हैं। 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पढ़कर ग्रेजुएशन करके मार्केट में आते हैं, एक तालीम हासिल करके मार्केट में पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से महज 50 लाख को रोजगार मिल पाता है। राजस्थान की जहां तक बात है, आपके घोषणा पत्र में जिक्र था 2.5 लाख नौकरियों का, लेकिन 50,000 के आसपास की बात थी जो सरकारी मदों से होगी, लेकिन 2,000 प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं आप। 2 लाख माफ़ कीजिएगा। देखिए, दो बातें सबसे ज़्यादा स्पष्ट हैं। पहली बात तो अगर विकास की बात करते हैं, बिना रोजगार के हो नहीं सकती। बाकी भी सब पैनलिस्ट ने इस बात को अंडरलाइन किया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मैं सरकार की दृष्टि से नहीं कह सकती, पार्टी के प्रतिनिधियों, प्रवक्ताओं, पार्टी के केंद्र और यहाँ के घोषणा पत्र में प्रथम वरीयता रोजगार को दी गई है। 15 लाख रोजगार के सृजन की यहाँ बात, और लगातार जो 1 करोड़ की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल कैसे करेंगे? ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 5 साल में वसुंधरा जी ने कितने रोजगार दिए थे? उन्होंने उस समय भी बहुत बड़ा वादा किया था। 10 कितने लाख रोजगार दिए थे? 10 लाख। 1 लाख रोजगार नहीं दिया। 10 लाख झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को क्यों ऐसे बेवकूफ बना आप 1 लाख रोजगार राजस्थान में दिया नहीं, 90,000 रोजगार केवल आपने दिए। आप किस स्टैटिस्टिक्स 90,000 रोजगार, सुनिए मेरी 10 लाख रोजगार नहीं दिए गए। प्लीज आप अपनी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप क्यों जनता को गुमराह करते हैं? 90,000 रोजगार केवल दिए गए थे जहाँ घोषणा की गई थी लाखों की। अब 15 लाख की घोषणा कर दी, आप देंगे कहाँ बताइए? मैं बता रही हूँ, आप सारे सेक्टर को तो आप जो है गवर्नमेंट से हटा के ठेकेदारी पे ले जा रहे हैं। कहाँ देंगे रोजगार? देखिए, आप जो सेक्टर में देंगे, बंद कर रखिए भर्तियां। एक उत्तर तो सुनिए मेरे को इसका, क्योंकि इन्होंने आधिकारिक उत्तर बोला है। ज्योति जी, आप दोनों का शायद जैन साहब भी सवाल कर रहे हैं, दोनों का उत्तर दे दीजिए। नहीं, वो उत्तर दे रहे, प्राइवेट एंड पब्लिक। आपने ये प्राइवेट सेक्टर में कितना रोजगार है? जॉबलेस जो है ना, डेवलपमेंट आ रहा है, ज्योति जी एक बार जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैन साहब से कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स आपके दोनों के प्रश्नों का उलझने का जवाब देते हैं। वसुंधरा जी के 2003 से 2008 के पीरियड का अगर स्टेट का जीडीपी अगर आप देखें, वो 8-8.5% के बराबर रहा है। अगर रोजगार नहीं मिला होता और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर ये बड़े नहीं होते, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आया हुआ होता, सड़कों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता,
तो निश्चित तौर पर 8.5 या 8% स्टेट की जीडीपी नहीं हो सकती है। इसलिए ये बहस का मुद्दा देश का भी चल रहा है, नहीं, देश की बात नहीं। अभी वही चल रहा था, भारत का भी वही चल रहा था। भारत का गिर गया तो वो तो स्टेट में भी आ गया था। आप प्रांत की बात कर रहे हैं तो नहीं, इंडिया का भी वही चल रहा था उस समय। नहीं, 9% देखिए राजस्थान की विकास दर 5.14 थी 2007-8 में, जो 2011 और 12 में 6.11 हुई है। इस बीच में एक बार उतार चढ़ाव हुआ 2010-2011 के बीच में, जब 15 से ऊपर चली गई। देखिए अनूप जी, देखिए इसमें ऐसा है, हम लोग जिस भी बारे में बातचीत कर रहे हैं वो एक संकुचित दायरे में सोच रहे हैं। आज की इकोनॉमी ग्लोबल हो चुकी है। हम अगर उसको बहुत ही लोकल परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, उस समय जब वसुंधरा जी की पहले सरकार थी तो ग्लोबल ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। अभी हमारे सामने चैलेंजेस हैं कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है और आज हम ग्लोबल मार्केट लेके नहीं चलेंगे। भंवर सिंह जी ने एक बात की कि वो नाली में जो आदमी साफ कर रहा है उसको 100 रुपये मिल रहे हैं और वहाँ तक विकास नहीं पहुँच रहा है। लेकिन हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी, या तो हम गरीबी से प्यार कर लें या हम गरीबों से प्यार कर लें। अगर हम गरीबों को प्यार करते हैं तो हमको विकास करना पड़ेगा, और जितना इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट होगा तभी वो 100 रुपये कमाने वाला आदमी 500 रुपये पे पहुँचेगा, नहीं तो वो नहीं पहुँच पाएगा। जो एक सवाल है मेरे पास जो लंबी बात कंप्लीट कर दूं, जो ग्लोबल इकोनॉमी का असर है कि किसकी ग्रोथ रेट क्या रही, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक सिंबल 4 चीजों से नहीं तय किया जा सकता कि आज ग्रोथ रेट क्या हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैन साहब ने कहा कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्थ ऑफ इकोनॉमी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वो हेल्थ ऑफ इकोनॉमी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है। अभी हम 5% पे चल रहे हैं, पूरा देश काफी पीछे चल रहा है। लेकिन हम अगर ग्लोब को अपना मार्केट मानेंगे, अगर हम सिर्फ इंडिया के दायरे में ही सोचते रहेंगे तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। आज चाइना ने हमको क्यों पीछे छोड़ा? क्योंकि उसने पूरे विश्व को अपना मार्केट माना। अगर हम राजस्थान में भी ऐसे प्रयोजन करेंगे जिससे हम ग्लोबल नेटवर्क्स बना सकेंगे, हम यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग लेके कई देशों में जा सकेंगे, तब यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। राजीव जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं अनूप जी से, क्योंकि ये उससे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने इस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर में लाने की बात करी थी। जिस दिन अपना कार्यकाल पूरा हुआ, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री एक लेटर भी लिख के गए कॉमर्स मिनिस्टर को, जो आप सबने पढ़ा अखबार के अंदर, कि उन्होंने कहा है कि हमने जो शुरू करा था उसको कृपया रोका ना जाए क्योंकि देश के लिए बुरा होगा। आप खुद जानते हैं कि अगर हम इस तरीके की स्कीम लेके आएंगे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम हतोत्साहित करेंगे, तो कैसे आप ग्लोबल जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो कैसे पूरी होगी? नहीं, वो सही कह रहे हैं आप कि ग्लोबल इकोनॉमी में हमको कुछ ओपन अप करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से नरेंद्र जी ने भी अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में यही कहा। बिल्कुल मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है ब्रेक का बिल्कुल ज्योति जी, टाइम है, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं, आप बने रहिए। श्रीमती वसुंधरा जी ने चुनाव से 1 वर्ष पूर्व योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया था कि जितना राजस्थान में जल उपलब्ध है नदियों के माध्यम से, वर्षात के माध्यम से, उनका समग्र उपयोग कृषि के लिए हो, पीने के लिए हो। कि राजस्थान की 25 सीटों पे बीजेपी का बहुमत मिला है, उस आधार पर राजस्थान को मोदी के दिल में ये हो कि राजस्थान का भी विकास किया जाए, तो हो सकता है कि राजस्थान का भी विकास होगा।